वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने चिवेनिंग के काम करने के तरीके देखे थे और अब इस चैप्टर में हम एक बहुत अच्छे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि मेरा इस नावल का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन जब एल्डर जीलू को पता लगा कि चिवेनिंग किस तरह से मैंगपो हॉल में काम कर रहा था तो वो चिवेनिंग से इज्जत से कहते हैं कि मैंगपो हॉल में काम की ज़रूरत नहीं, तो वो नाहे ब्रिज जाकर वहाँ की पत्तियों को झाड़ दें और खंभों को साफ कर दें। तो दोस्तों, मैंने आप सबको नाहे ब्रिज के बारे में बताया था। नाहे ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि मेन शिशंग पीक एरिया को और डिसिपल्स के ब्रेक टाइम एरिया को एक साथ जोड़ता है। वो काफ़ी चौड़ा था कि 5 घोड़े एक साथ चल सकते हैं और वहीं उन खंभों पर शेर की आकृति बनी हुई थी। चिवेनिंग शांति से वहाँ झाड़ू लगा रहा होता है और उसके बाद वो पिलर्स को साफ करने लगता है। कुछ देर बाद आसमान में बादल आ जाते हैं और बारिश चालू हो जाती है और जिन डिसिबल्स का पार्ट पूरा हो चुका था वो अपने साथ छाता नहीं लाते, इसीलिए वो नाहे ब्रिज से भागते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। वहीं बारिश की बूंदें उन लोगों को भिगा रही थीं। चिवेनिंग देखता है कि वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और तेज़ी से भागकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। चिवेनिंग ये जानता था कि अगर इन डिसिपल्स ने चिवेनिंग को देख लिया तो वो सब के सब सावधान हो जाएंगे और जो उनके चेहरे पे हंसी थी वो गायब हो जाएगी। इसीलिए वो ब्रिज के नीचे जाके छिप जाता है। वहीं वो डिसिपल्स जो कि उस ब्रिज से गुजर रहे थे वो एकदम से चौंक जाते हैं और ऊपर की ओर देखने लगते हैं। उसको देखते ही वो बोलते हैं, हाँ, एक बैरियर? 1 मिनट, इस ब्रिज पे बैरियर क्यों है? वो बैरियर उन लोगों को भीगने से बचा रहा था। उनमें से एक डिसिपल बोलता है, ये ज़रूर एल्डर शांगजी ने करा होगा हमारे लिए, वो हमसे काफ़ी प्यार करते हैं। एक कार पार होता हुआ गोल्डन बैरियर जो कि नाहे ब्रिज के चारों दिशा की ओर था। हाँ, सही कहा, ये जगह वैसे भी एल्डर शांगजी के ही अंदर आती है। एल्डर शांगजी हमारे बारे में कितना सोचते हैं। वाओ, ये बैरियर कितना सुंदर है, इसीलिए एल्डर शांगजी मेरे पसंदीदा हैं। और वो डिसिपल्स अपने गीले बालों को साफ करते हैं और उस बैरियर में आराम से चलते हुए जा रहे होते हैं। चिवेनिंग वहीं ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ था और वो तब तक खड़ा रहता है जब तक वो शोरगुल ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही वो डिसिपल्स सारे चले जाते हैं तभी चिवेनिंग बाहर आता है और वो बैरियर बंद कर देता है। तभी उसको एक आवाज़ आती है, शिज़न। चिवेनिंग अपने दाएं बाएं देखने लगता है। वहाँ नदी के किनारे कोई नहीं था। फिर वो शख्स कहता है, ऊपर तो देखो। चिवेनिंग ऊपर देखता है और वहाँ मोरान को पाता है जो कि नाहे ब्रिज पे अपने पैर फैला के बैठा हुआ था। वहाँ ब्रिज की रेलिंग पर बैठे हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिवेनिंग को देख रहा होता है। उसने अपने हाथ में एक पेपर अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था और चिवेनिंग की ओर वो मुस्कुराते हुए देखता है। एक ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ था और दूसरा ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। बारिश की हवा की वजह से पत्तियां उनके आजू बाजू उड़ रही होती हैं और धीमी धीमी बूंदें वहाँ नदी में गिर रही होती हैं जो अपने आप ही एक मधुर सा गीत बजा रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच एक चुप्पी थी जो कि बारिश की बूंदें और पत्तियों के उड़ने से माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। आखिरकार मोरान हंसता है और शरारती भरे अंदाज से कहता है, एल्डर शांगजी, आप तो भीग गए। चिवेनिंग कोल्डली कहता है, तुम्हें कैसे पता वो मैं था? वो बैरियर बनाने की बात कर रहा था। मोरान एक लंबी सी स्माइल देता है जिसमें से उसके डिम्पल्स दिखने लग जाते हैं और वो कहता है, आखिर इतना बड़ा बैरियर है, एल्डर शांगजी इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं, है ना?
सिवाय मेरे शिजुन के और कौन बना सकता है? चिवैनिंग कुछ नहीं बोल पाता और उसको देख रहा होता है। मोरान जानता था कि जिस तरह का चिवैनिंग है तो वो भले ही सबके लिए बैरियर बना दे, लेकिन जब बात खुद की आएगी तो उसे ये सारी चीज़ें फिजूल लगेंगी। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चिवैनिंग की तरफ उस पेपर अम्ब्रेला को फेंकता है। ये आपके लिए, पकड़िए इसे। और वो लाल पेपर अम्ब्रेला चिवैनिंग की ओर फेंकता है। चिवैनिंग उसे पकड़ता है और अब भी उस अम्ब्रेला के हैंडल में मोरान की गर्माहट थी। अपने आप को ढकने के बाद चिवैनिंग मोरान की ओर देखता है और पूछता है, तुम्हारा क्या? मोरान मुस्कुराता है और कहता है, क्या शिजुन मेरे लिए एक बैरियर नहीं बना सकते जिससे मैं भीगूं ना? चिवैनिंग ये सुन के मुँह बनाता है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से एक मंत्र बनाता है जिससे मोरान के ऊपर एक बैरियर आ जाता है। वो बैरियर भी गोल्डन कलर का था, लेकिन उसमें कुछ फूल भी लगे हुए थे। मोरान उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, हाँ, ये कितना सुंदर है, इसमें तो फूल भी लगे हुए हैं, आपका शुक्रिया। चिवैनिंग उसकी ओर देखता है और कहता है, ये फूल हैतेंग के हैं, इसमें केवल 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। और ये कहते ही चिवैनिंग वहाँ से चला जाता है। वहीं मोरान अकेले बारिश में खड़ा रहता है और उन पंखुड़ियों को गिन रहा होता है। 1 2 3 4 5। शिजुन, आपने सही कहा, इसकी 5 ही पंखुड़ियाँ हैं। और जब वो वापस देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। चिवैनिंग पहले ही चला गया था और मोरान उसे जाते हुए देखता है और अपनी आँखों को छोटा कर लेता है। उस बैरियर के अंदर वो अपनी स्माइल को छुपाकर एक सीरियस लुक दे रहा होता है। वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। उसे एकदम से समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहा था और उसके मन में ये चलता रहता है कि वो इस इंसान को पसंद करता है या फिर नफ़रत। और 4 दिन बीत जाते हैं। अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो कि रुकने को ही आ रही थी। और वहीं शिशंग पीक के गेट के आगे एक घोड़ा गाड़ी रुकती है। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने अपने हाथ में एक चाइनीज़ फैन पकड़ा हुआ था। वो एकदम से उस घोड़ा गाड़ी से उतरता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था और उसके आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा थिक थे। बड़ी आँखें, साफ दाढ़ी, और उसे देख के लग रहा था कि उसकी उम्र तकरीबन 40 साल की होगी। और वह अपने चाइनीज़ फैन को खोलता है जिसमें लिखा हुआ था, शूलांग बहुत सुंदर है। और वहीं दूसरी तरफ उस पंखे पे लिखा था, और ये दुनिया बहुत बदसूरत है। कल्टीवेशन रील में चाइनीज़ फ़ैन काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं क्योंकि इन फ़ैन से ही काफ़ी लोग अपना कुंफू सीखते हैं। तो इस तरह के हथियार पे ऐसी चीज़ें लिखना अजीब होता है। एक तरफ वो फ़ैन उस इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो दिखा रहा था कि वो इस दुनिया का कितना मजाक बनाता है। तो इस फ़ैन का मालिक कौन था, कौन हो सकता है? ये हमारे शिशंग पीक के राजा यूमैंग के पिताजी, मोरान के अंकल, हमारे शू ज़ेंग्यांग। जैसा कि कहा जाता है, जैसा पिता वैसा बेटा। यहाँ पर ये बात एकदम फिट बैठती है। अगर शुमैंग एक पिकॉक था तो उस पिकॉक को पर देने वाला भी उसके पिताजी ही थे। भले ही शुमैंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, अपने पिताजी की तरह नहीं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और हट्टे कट्टे आदमी लगते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ वो एकदम सेम थी। दोनों को यही लगता था, मैं सुंदर हूँ, दुनिया बदसूरत है। और शू ज़ेंग्यांग अपनी कमर को सीधी करता है और बोलता है, आह, ये घोड़ा गाड़ी बहुत थकाती है।
आखिरकार मैं घर पहुंच गया। वहीं दांगशिन हॉल में मैडम वांग उन जड़ी बूटियों को बना रही होती हैं। वहीं शिमेंग और मोरान उनके संग बैठे हुए थे। वो प्यार से कहती हैं, अब ये 4 चम्मच उसमें डाल दो। शिमेंग कहता है, माँ मैंने डाल दिया। और वो मैडम वांग को वो जड़ी बूटियाँ देता है। मैडम वांग उसको लेती हैं और उसको स्मेल करते हुए कहती हैं, नहीं, इसमें तुमने ज़्यादा डाल दिया है, ये वैसा नहीं बना, ये इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जाओ नए फूल लेकर आओ। शिमेंग उठता है, ठीक है माँ। और वो जड़ी बूटियों की अलमारी में वहाँ वो जड़ी बूटियों को देख रहा होता है। मोरन पूछता है, आंटी मुझे ये जड़ी बूटी कब तक उबालनी चाहिए? मैडम वांग कहती हैं, तुम्हें उबालने की ज़रूरत नहीं, जब ये बन जाए तो तुम इसे क्या एल्डा यूहेंग के पास ले जा सकते हो। मोरन वैसे ये ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो देखता है कि शिमेंग वहाँ बैठा हुआ है। अगर वो नहीं जाएगा तो शिमेंग जाएगा और मोरन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। ना जाने क्या बात थी, ये मोरन खुद भी नहीं जानता था। उसे बस शिमेंग का चिवेनिंग के साथ होना अच्छा नहीं लगता था। और वो कहता है, ज़रूर। वैसे आंटी क्या ये दवाइयाँ कड़वी होंगी? मैडम वांग कहती हैं, हाँ ये कड़वी हैं। क्यों पूछ रहे हो लेकिन तुम? मोरन हंसता है, नहीं कुछ नहीं। लेकिन वहीं वो टॉफ़ीज़ के जार में से काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ निकाल लेता है और अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा लेता है। वो लोग अपने काम में लगे हुए थे कि तभी किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। शू सेंगयांग दांगशिन हॉल की एंट्रेंस में आता है और कहता है, वाइफी मैं आ गया। ये बात कि दांगशिन हॉल में शिशेंग पीक का राजा एकदम से आधमकेगा, वो भी इस तरह से। मैडम वांग ये देख के एकदम से चौंक जाती हैं और वो शू सेंगयांग की ओर देख के कहती हैं, आप? मोरन उठ जाता है और कहता है, अंकल। शू सेंगयांग देखने में भले ही हट्टा कट्टा दिखता था, लेकिन अंदर से वो काफ़ी बड़े दिल वाला था। और वो कहता है, आह रनार भी इधर ही है। और वो मोरन के कंधे को थपथपाते हैं और कहते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा, तुम तो लंबे हो गए हो। चीज़ें कैसी चल रही हैं तुम्हारी? और काइडी टाउन का तुम्हारा सफ़र कैसा गया? मोरन मुस्कुराता है, अच्छा गया। शू सेंगयांग कहता है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। वैसे भी अगर यूहेंग होगा तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। हा 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 हा। यूहेंग से याद आया, तुम्हारे शिजन कहाँ पे हैं? अब ये मत कहना कि वो अब भी अपने औजारों में लगा हुआ है, दिन भर उन्हीं में लगा रहता है। मोरन कहता है, शिजन वो। मोरन के अंकल हद से ज़्यादा इम्पल्सिव थे। पिछली ज़िंदगी में मोरन के अंकल की मौत का सबसे बड़ा कारण उनकी ये पर्सनैलिटी ही थी। जाहिर सी बात है, मोरन चिवेनिंग की सज़ा वाली बात को शू सेंगयांग को सीधा नहीं बता सकता था कि उसने 200 कोड़े खाए हैं और अब 3 महीने के लिए शिशेंग पीक में रोज़गारी कर रहा है। और वो सोच ही रहा था कि वो क्या कहे कि तभी पीछे से शिमेंग की आवाज़ आती है, आह पिताजी। शिमेंग के हाथों में कई सारी जड़ी बूटियाँ थीं और जैसे ही वो अपने पिताजी को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है। वहीं शू सेंगयांग कहते हैं, मंगेर। और मोरन चैन की सांस लेता है, क्योंकि जब भी ये बाप बेटे का जोड़ा मिलता है तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल फांदते रहते हैं, जिससे मोरन को काफ़ी समय मिल जाएगा कि वो चिवेनिंग की सज़ा के बारे में कैसे बताए। और जैसा कि मोरन ने सोचा था, वो दोनों एक दूसरे को चने के पेड़ पे चढ़ाने लग जाते हैं। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा और देखो तुम तो और सुंदर होते जा रहे हो, एकदम अपने पिताजी जैसे खूबसूरत। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो एकदम मेरे पे ही जाते जा रहे हो तुम।
वहीं शुमैंग, जो कि ज़रा भी अपने पिताजी पे नहीं गया था, वो केवल अपनी माँ के जैसा दिखता था। और शुमैंग कहता है, और आपकी बॉडी तो और भी ज़्यादा होती जा रही है, हाँ? शू सेंगयंग हंसता है और कहता है, जब मैं कुनलुन के ताक्शु पैलेस में था तो मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ का कोई भी डिसिपल मुझे अपने बेटे और अपने भतीजे, तुम दोनों से ज़्यादा अच्छा कोई लगा ही नहीं। मैं तो थक गया उनकी शक्लें देख देख के। अरे हाँ मैंगेर, क्या तुम्हें मी हांगशू याद है? ये नाम सुनते ही शुमैंग का चेहरा काफ़ी ज़्यादा नफ़रत से भर जाता है और बोलता है, वो छोटा मोटा लड़का जो कि 10 साल से एकांत में कल्टीवेशन टेक्निक सीख रहा है, कुनलुन पैलेस का प्रमुख डिसिपल है ना? क्या वो चला गया? शू सेंगयंग कहता है, हाँ मेरा बेटा, मेरे बेटे की याददाश्त कितनी अच्छी है। सही कहा, जो हमारे घर रुका था जब तुम छोटे थे और वो तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पे सोया करता था। शुमैंग कहता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो मोटा एक कुत्ते की तरह था, दिन भर लात मारता रहता था। ना जाने सोते वक्त लात कौन मारता है। पता है रात में उसने मुझे कितनी बार बिस्तर से गिरा दिया। पिताजी, क्या आप उससे मिले थे? शू सेंगयंग अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के कहता है, हाँ मैं मिला था। शुमैंग शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था। आखिरकार वो जन्नत का चहीता जो था, तो उसके मन में कॉम्पिटिटिव भावना शुरू से ही थी। तो वो एकदम से पूछता है, हाँ तो बताइए ना, कैसा हो गया है वो अब? शू सेंगयंग कहता है, हाँ अभी तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ बेटा, लेकिन अगर तुम मेरी राय में पूछो तो वो काफ़ी अच्छा लड़का है। उसके शिजुन्ना से संगीत और नृत्य कला सिखाई है, वो इसमें माहिर है सही में। शुमैंग सोचता है, एक मोटा लड़का नाचता है और गाना भी बजाता है, ऐसा कैसे? और वो पूछता है, उसकी कल्टीवेशन कैसी है? शू सेंगयंग सीधा जवाब नहीं देता और वो सोचता है, फिर कहता है, उसने कभी अपनी तलवार तो नहीं निकाली, वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चिंता मत करो। जब लिंगशांग कंपटीशन आएगा तो तुम उसके साथ मुकाबला कर पाओगे। शुमैंग कहता है, हाँ वो मोटा, वो मेरे से कैसे लड़ेगा, देखना वो पहले ही हार जाएगा। तब तक मैडम वांग ने च्वेनिंग की वो दवाई बना दी थी और वो उठती हैं और शुमैंग के सर पे हाथ रख के कहती हैं, तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग खुला रखो और बाकियों को इज्जत दो। शुमैंग कहता है, मैं अपना दिमाग क्यों खुला रखूं? ये तो कायर लोग करते हैं, मैं तो अपने पिताजी जैसा हूँ। शू सेंगयंग हंसता है और कहता है, हाँ वाइफी, आखिरकार वो मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा कभी गलत कैसे कर सकता है? मैडम वांग कहती हैं, आप इसे कभी भी अच्छी आदतें नहीं सिखाते, केवल गंदी आदतें सिखा रखी हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? शू सेंगयंग समझ गया था कि उसकी वाइफी को गुस्सा आने लगा है, तो वो लंबी स्माइल करता है और कहता है, वाइफी, हाँ चलो मेरी गलती है, मैं इसे वो सिखाऊंगा जो तुम चाहोगी, बुरा मत मानो। वही मोरन और शुमैंग उन दोनों को ऐसे ही देखते रहते हैं। कहा जाता है मैडम वांग ज्यू के सेक्ट की डिसिपल थी, जिससे शू सेंगयंग ने भगकर शादी करी थी। भले ही अफवाह सच हो या नहीं, लेकिन मोरन एक बात जानता था कि उसके अंकल उसकी आंटी से बहुत प्यार करते हैं, कि वो हमेशा मैडम वांग के आगे अपने आप को झुका लेते हैं। लेकिन मैडम वांग, उनका प्यार इतना नहीं दिखता, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नरम दिल इंसान है, लेकिन शू सेंगयंग के आगे वो हमेशा भड़क उठती हैं। इतने सालों तक ये जोड़ा एक दूसरे को बहुत प्यार करता हुआ आया है, जो कि सामने से साफ साफ दिखता है। शुमैंग को अपने पेरेंट्स का फ्लर्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, उसे बचपन से ही रोमांटिक चीज़ें कभी पसंद ही नहीं आई। वो ये फ्लर्टिंग और देर नहीं देखना चाहता था।
इसीलिए वो चला जाता है। मैडम वांग उसे जाता हुआ देख शर्माने लगते हैं और कहती हैं, मैंगेर। वहीं शुमेंग अपना हाथ हिलाता है और चला जाता है। मोरान भी उस कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और ऊपर से एक अच्छा मौका था कि शू सेंगयोंग चुवेनिंग के बारे में ना पूछे। अगर बात छिड़ेगी भी तो मैडम वांग अपनी तरीके से बता देंगी और वो वहाँ से चुवेनिंग की दवाइयाँ लेके निकल जाता है। अब वो रेड लोटस पेविलियन की ओर निकल रहा था क्योंकि चुवेनिंग का जख्म गहरा था और उसके शरीर में कमज़ोरी भी आ चुकी थी। इसीलिए रेड लोटस पेविलियन का बैरियर अब हट चुका था। अगर कोई अंदर आता तो उसे नहीं पता लगता। तो बाय चांस ही मोरान ने ऐसा नज़ारा देखा जिससे गुस्से के मारे मोरान एकदम लाल हो गया। चू वेनिंग उस वक्त लोटस पॉन्ड में नहा रहा था, लेकिन बात उसके नहाने की नहीं थी। बात ये थी कि चुवेनिंग, जो कि हमेशा से ही इतना साफ इंसान रहा है, उसके संग उस तालाब में 2 इंसान और थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए आप देखते रहिए स्टोरी बग।